हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। अपने लेक्चर में आज मैं आपको अराजकतावाद की विचारधारा की जो आलोचना है उसके बारे में बताऊंगा। अपने इससे पहले के 2 लेक्चर्स में मैंने आपको अराजकतावाद क्या है, विभिन्न अराजकतावादी विचारकों के द्वारा राज्य, धर्म और निजी संपत्ति के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं, कैसी व्यवस्था प्रस्तुत की गई है उस विषय के बारे में, तथा अराजकतावाद की जो लक्षण हैं उसके बारे में बताया था। परंतु साथ ही मैंने आपको यह भी समझाने का प्रयत्न किया था कि कोई भी विचारधारा अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं होती। वो किसी भी विषय पर कुछ व्यक्तियों के विचारों का समूह है और ज़रूरी नहीं कि अन्य लोग उससे पूरी तरह सहमत भी हों। अराजकतावादी विचारधारा भी अन्य विचारधाराओं से अलग कोई अपवाद नहीं है। अराजकतावाद की अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो आलोचक अपने तर्कों के आधार पर कहीं कहीं उससे सहमत नहीं है। अराजकतावादी विचारधारा अपने आप में मूलतः मानवीय सद्गुण पर आधारित है और इसलिए राज्य और शासन के उन्मूलन का प्रयत्न करती है। परंतु आलोचकों का मानना है कि ये विचारधारा कुछ ज़्यादा ही आदर्शवादी दर्शन पर आधारित है, जिसमें मानवीय सहयोग और समानता की बात कही गई है और उस आधार पर राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया है। परंतु दूसरा पक्ष ये भी है कि मनुष्य में स्वार्थ, बर्बरता, पारस्परिक द्वेष और घृणा की भावना भी विद्यमान है। अतः अराजकतावादी विचारधारा संबंधी विचार जहाँ से शुरू होते हैं और जो परिणाम उनके द्वारा निकाले गए हैं वो मानवीय जीवन और यथार्थ से बिल्कुल विपरीत हैं। मनुष्य की सहयोगी प्रवृत्ति एक तरफ है, परंतु ये उसका केवल एकांगी चित्रण है। आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि मानव स्वभाव के दुर्गुण के कारण ही राज्य की उत्पत्ति हुई और कानूनों का निर्माण हुआ। मनुष्य की निर्बलता के कारण राज्य से अधिक परिवार, समाज, शिक्षा और रीति रिवाज होते हैं। अतः यह कहना कि राज्य के कारण मनुष्य के स्वभाव में दुर्गुण आए हैं या इसलिए उसका जीवन विकृत हुआ है, ये कहना गलत है। सही बात तो ये है कि कानून के द्वारा मनुष्य के स्वभाव के जो दोष हैं उनमें सुधार की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अराजकतावाद में आलोचकों के अनुसार विरोधाभास है। एक तरफ अराजकतावादी विचारधारा मानव स्वभाव में निस्वार्थ सहयोग, सेवा और प्रेम की बात करती है, वहीं दूसरी ओर शासक के रूप में उसी मनुष्य को स्वार्थी, दुराचारी और अत्याचारी कहती है। अराजकतावाद में इस कथन का कोई उत्तर नहीं है कि जिस शिक्षा से
हम सामान्य मनुष्य को सुधार लेते हैं, उसी शिक्षा के द्वारा हम शासक को नहीं सुधार सकते हैं। अराजकतावादी राज्य को शक्ति, शोषण और दमन का प्रतीक मानते हैं। ऐसा करके वो राज्य के लोक कल्याणकारी कार्यों और स्वरूप की ओर पूरी तरह से उदासीन है। इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य में अगर शक्ति को दमन का साधन बनाया गया तो वो उस रूप में परिवर्तित हो गई, परंतु अगर शक्ति का नियंत्रित रूप में उपयोग किया गया और लोकहित में सकारात्मक कार्य किए गए तो उसने मनुष्य की भलाई के लिए भी कार्य किया है। जैसा कि अरस्तु ने भी कहा है, राज्य सभ्य जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। आलोचकों का मानना है कि अराजकतावादियों का इतिहास का अध्ययन भी पूरी तरह से गलत है। उनका यह आरोप गलत है कि राज्य ने कभी भी कोई महान कार्य नहीं किया है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो संस्कृति और सभ्यता का विकास केवल राज्य के अधीन रहकर ही संभव हो सकता है। इसके अलावा अराजकतावादी विचारधारा यद्यपि राज्य विहीन, वर्ग विहीन और शोषण विहीन व्यवस्था की कल्पना करती है, परंतु वो जिन चीज़ों को छोड़कर चलती है वो वापस वहीं पर पहुंच जाती है। आलोचकों का तर्क है कि एक और अराजकतावादी मनुष्य पर किसी भी प्रतिबंध को स्वीकारते नहीं हैं, परंतु दूसरी तरफ समाज व्यवस्था का कार्य संघों को सौंप देते हैं जो राज्य द्वारा संपादित कार्यों को पूरा करेंगे। उनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भी शक्ति का प्रयोग आवश्यक होगा। अतः स्वाभाविक रूप में ही अंततः अल्पमत बहुमत के ऊपर हावी हो जाएगा, अल्पमत के निर्णय को बहुमत के ऊपर थोपा जाएगा और कोई भी कार्य सर्वसम्मति के द्वारा संभव नहीं होगा। बर्ट्रैंड रसेल इस संबंध में टिप्पणी करते हैं कि वास्तव में अराजकतावादी व्यवस्था में बल और शक्ति का प्रयोग तो होगा, परंतु राज्य और सेना का स्थान अस्थायी विभाग के रूप में ऐच्छिक समुदायों के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा आलोचना में यह भी कहा गया कि अराजकतावादियों का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है कि राज्य की समाप्ति के बाद वे किस सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। ये ठीक है कि राज्य को समाप्त करके वे कार्य ऐच्छिक समुदायों को सौंप दिए जाएंगे, परंतु इन विभिन्न समुदाय और संघों के बीच अगर विवाद होते हैं तो फिर उन विवादों का निपटारा किस प्रकार और किसके द्वारा किया जाएगा, इस बारे में अराजकतावाद कहीं भी स्पष्ट नहीं है। अराजकतावादी धर्म को घृणा योग्य मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि समाज के धनिक वर्ग के साथ धर्म निर्धन के ऊपर शोषण का साधन बन जाता है। धर्माधार पर इतिहास में अनेक बार
मनुष्य का शोषण हुआ है, परंतु इसकी अगर सही रूप में विवेचना की जाए तो यह शोषण धर्म के कारण नहीं, परंतु धर्म के गलत इस्तेमाल के कारण हुआ है। वास्तव में कोई भी धर्म केवल नैतिकता का पोषक है और आध्यात्मिक विकास का मार्ग खोलता है। अंत में अराजकतावादियों की स्वतंत्रता संबंधी धारणा भी गलत है। वे लोग कानून और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते हैं और ये मानते हैं कि राज्य कानून के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता को सीमित करता है, जबकि हकीकत यह है कि राज्य और कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सिसरो की इस संबंध में टिप्पणी सटीक बैठती है कि स्वतंत्र होने के लिए हमें कुछ बंधनों में बंधे रहना जरूरी है। इस आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बावजूद इसके कि अराजकतावादी विचारधारा में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, परंतु उसके बावजूद पूर्ण रूप से उसे एक पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।